गाइस ये जो है क्रैश कोर्स का ये सेकंड पार्ट है। होप सो आपको पहली वीडियो अच्छी लगी होगी। सेम सेकंड पार्ट यूजफुल है नीट के लिए, जेई के लिए, एनडीए एंड मैनी मोर फिजिक्स क्रैश कोर्स। बहुत सारे पेपर्स है जिसके लिए क्रैश कोर्स यूजफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर से। वर्क का मतलब होता है कार्य करना, लेकिन जहाँ पे जो कार्य कर रहे हैं वो हम कैसे कर रहे हैं। मान लीजिए एक डोर है, इस डोर को कुछ भी सामान है, इसको मैंने फोर्स लगाई यहाँ पे एंड एफ फोर्स लगा के इसकी पोजीशन यहाँ से इतनी पोजीशन इसको डिस्प्लेस करके इसको यहाँ पे ले आए। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या है गाइस, जो ये चीज़ है यहाँ पे इतना जो डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, इतना यहाँ पे जो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस। तो टोटल फोर्स थी हमारे पास F एंड डिस्टेंस है S। तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो होगा फोर्स मल्टीप्लाई में डिस्टेंस, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा नहीं समझाऊंगी क्योंकि हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं, तो फटाफट आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अगर स्मॉल फोर्स लगती है, वेरिएबल फोर्स लगती है, तो स्मॉल वर्क डन होगा DW, वो होगा F डॉट डी एस के, क्योंकि जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का मल्टीपल जो वर्क होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वर्क के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है। एंड डॉट प्रोडक्ट फोर्स का एंड डिस्टेंस का वो में देता है वर्क। इसके अलावा दो टाइप्स की फोर्सेस होती है, एक होती है कंजर्वेटिव फोर्स, एक होती है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अगर वर्क डन जो है फोर्स के कारण टोटल जो वर्क डन है वो 0 आ रहा है, उसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। अगर टोटल वर्क डन जो है वो 0 नहीं आ रहा है, उसको हम बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव के अंदर आपको आइडिया पता लग गया होगा। अगर नॉन जीरो है टोटल वर्क डन तो वो क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिकल फोर्सेस जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर कौन सी फोर्सेस आती है, हमारे पास आती है फ्रिक्शनल फोर्स। उसके बाद है काइनेटिक एनर्जी। इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी इन मोशन। ठीक है, ये एनर्जी कैसे पोजेस्ड होती है, जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है। किस में होती है बॉडी, मोशन में होती है, जो एनर्जी लगती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। नेट वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जो नेट वर्क डन होगा वो क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमें क्या देगा, नेट वर्क डन। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। उसके बाद आता है पोटेंशियल एनर्जी। इट इज द काइंड ऑफ एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के कारण, जैसे कि डी यू यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है माइनस में एफ डॉट डी आर। तो यहाँ पे नेट जो होगा यू एफ माइनस यू आई इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। यहाँ पे जो एफ है वो हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो क्या होगा, इंटीग्रल होगा, आप समझ पा रहे हैं, तीनों डायरेक्शन में हमें वो फोर्स देगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो हमें क्या देगा, फोर्स देगा। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एम जी एच है। एच जो है हाइट है, दो पॉइंट्स के बीच में। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, हम उसको डाउन से ऊपर लेके गए, तो ऊपर से नीचे लेके आए, तो इतना जो हाइट के कारण डिफरेंस था, हमने जो एनर्जी लगाई, क्योंकि हम उसको ऊपर से नीचे लेके आए तो एनर्जी तो लगी ना। तो इसके कारण मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट, उसका वेट जो नीचे लग रहा है वो एम जी लग रहा है, नीचे लेके एच हाइट से आए, तो उस पर जो एनर्जी लगी वो लगी एम जी एच। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, जब एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं होएगी, एब्सेंट होएगी, जो इंटरनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव होएगी। इंटरनल फोर्सेस उस केस में कैसी होएगी, कंजर्वेटिव होएगी। कब, जब हमारे पास फोर्सेस की क्या होएगी, एब्सेंस होएगी। और टोटल एनर्जी जो है सिस्टम की वो क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है गाइस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, जब एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं होएगी और इंटरनल फोर्सेस कंजर्वेटिव होएगी, टोटल एनर्जी सिस्टम की कांस्टेंट रहेगी। मतलब कि जितनी काइनेटिक एनर्जी होएगी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी होएगी, या फिर हम बोल सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी जितनी पहले थी उतनी ही क्या रहेगी, बाद में रहेगी। तो मैकेनिकल एनर्जी किसका सम होता है, काइनेटिक एनर्जी का प्लस में पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है,
काइनेटिक एनर्जी का प्लस में पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, सम होता है क्या। पावर क्या, रेट ऑफ डूइंग वर्क, और यूनिट ऑफ पावर वॉट होती है, और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई में वेलोसिटी भी होता है, और पावर भी क्या एक स्केलर क्वांटिटी है, और पावर की यूनिट वॉट होती है, और क्योंकि ये वर्क बाय टाइम है तो बन गया फॉर्मूला 1 जूल/1 सेकेंड। अब हम आ रहे हैं मोमेंटम के ऊपर, लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम का समझ गए कि जब बॉडी का मास एम मूव कर रहा है लीनियर उसमें, एंगुलर मोमेंटम जब वो एंगुलर वेलोसिटी में मूव कर रहा है, एंड इम्पल्स क्या होता है, कांस्टेंट फोर्स डिलीवर टू एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। तो एफ मल्टीप्लाई में डेल्टा डी होता है डेल्टा पी, जो क्या होता है चेंज इन मोमेंटम, डेट इज इक्वल टू में चेंज इन मोमेंटम। और मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज अ वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। अब जो मोमेंटम होता है किसका, सिस्टम ऑफ पार्टिकल किसके इक्वल होता है, मोमेंटम जो कि सबका सम है उनके इक्वल होगा। उसके बाद आते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। when no net external force act on isolated system, जो टोटल मोमेंटम है सिस्टम का वो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक बार मैं आपको दोबारा से क्लियर कर देती हूँ। अब हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। जब नो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन आइसोलेटेड सिस्टम, तो जो टोटल मोमेंटम है वो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, और इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जब कोई भी फाइनाइट फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद आता है कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन। कोलिजन में इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है, जो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कंजर्व्ड है बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। ठीक है, इनइलास्टिक कोलिजन में क्या करेगा, जो मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। और परफेक्टली इलास्टिक के अंदर क्या होगा, एक दूसरे से बाइंड हो जाएगी। इन इलास्टिक, इलास्टिक के अंदर सिस्टम उनकी मतलब कोलाइड होने से पहले जितना एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही रहेगी, एंड जितना मोमेंटम था उतना ही रहेगा, वो होता है मतलब कंजर्व्ड रहेगा, वो होता है इलास्टिक कोलिजन। और इन इलास्टिक कोलिजन में कोलाइडिंग बॉडी स्टक हो जाती है। देन स्पीड जो होती है वो कंपोजिट सिस्टम की कितनी आती है, v इज इक्वल टू में जो यहाँ पे नेट स्पीड है मतलब फाइनल वेलोसिटी जिसको मैं बोल सकती हूँ m1, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी m2, उसकी इनिशियल वेलोसिटी। और एक्चुअली हुआ क्या था, मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली हुआ क्या था। दो सिस्टम थे, ठीक है, इसकी जो मोमेंटम है वो m1u1, इसका जो मोमेंटम है वो है m2u2। अब ये कोलाइड हुए और क्या बन गए, ये कोलाइड और क्या बन गए, m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई में v। ठीक है, तो मुझे ये v निकालना है, तो इधर जाके मल्टीप्लाई में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो m1u1 प्लस में m2u2 डिवाइड बाय में m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी, नेट वेलोसिटी आ जाएगी। आप समझ पा रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक है, जब इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो जहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है पार्टिकल 1 की उसकी कितनी रहेगी, तो आपको नेट रिजल्ट याद रखना है। अभी तो वैसे इनकी डेरिवेशन है, डेरिवेशन जब निकालते हैं तो हम इनका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रखते हैं, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रखते हैं। इक्वेशन सॉल्व करने पे जो रिजल्ट आता है वो आता है v1 इज इक्वल टू में m1, देखिए v1 है तो m1 में से माइनस करेंगे m2, डिवाइड में तो क्या होगा m1 प्लस m2 होगा ही सही। m1 माइनस m2 है तो u1 आएगा, एंड 2m2 u2, v1 है तो m1 माइनस m2 u1, 2m2 u2, v2 है तो उल्टी चीज हो जाएगी, v1 है तो m2 एंड v2 है तो m1, तो वही m2 माइनस m1 डिवाइड u2। ठीक है, और 2m1 u1, तो बहुत इजी है इसको याद रखना। स्पेशल केसेस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। अब हम बात करें कुछ स्पेशल केसेस की, कि इलास्टिक कोलिजन में जो स्पेशल केसेस है उनकी बात कर रहे हैं। अगर m1 m2 की इक्वल है भैया तो v1 किसकी इक्वल आएगा, u2 के, एंड v2 किसकी इक्वल आएगा, u1 के। अगर आपको लगता है ये कैसे हुआ तो एक काम करो, आप वैल्यूज पुट ही करके क्यों नहीं देख लेते। ठीक है, वैल्यूज पुट करके देखेंगे तो बिल्कुल बात बन जाएगी। मैंने बोला m1 इक्वल है m2 के, तो ये चीज़ तो जीरो बन जाएगी, मत ही करो इसको, तो वही चीज़ तो जीरो बन गई। अब ये वाली चीज़ मिल जाएगी, v1 इज इक्वल टू में 2, मैं दोनों को m की इक्वल मान लेती हूँ। ठीक है, ये mm कितना बन गया, 2m बन गया, और u2 ये तो कट गया भैया, तो v1 किसके इक्वल आ गया, u2 के। सिमिलरली ये वाली चीज़ तो क्या हो जाएगी, काट दो,
ये भी सेम बन जाएगी। तो V2 किसके इक्वल आ गया, U1 के। इट इज द स्पेशल केस व्हेन M1 इक्वल है M2 के, हमने इन दोनों को इक्वल मान लिया M के। सिमिलरली जब एक बॉडी जो है वो रेस्ट पे है, तो आप समझ पा रहे हैं ना, मैंने बोला एक बॉडी रेस्ट पे, एक बॉडी रेस्ट पे, दोनों नहीं, सिर्फ एक बॉडी रेस्ट पे है। तो उस केस में भी आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, आपको नेट रिजल्ट याद होना चाहिए। जब बॉडी के पास मोशन है लेकिन नेग्लिजिबल मास है, ना के बराबर मास है, तो आप उसको जीरो ही मानेंगे। ठीक है, तो आपके पास अलग अलग केसेस बन गए ऐसे ही। एंड अब है मैकेनिज्म एंड पार्टिकल सिस्टम, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।